तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक बड़ी अफसोसनाक घटना के बारे में बताता हूं, और इस घटना को जानने के बाद कहीं ना कहीं आपका जो कलेजा है वो कचोट उठेगा। एक कानपुर देहात में एक थाना लगता है, अकबरपुर थाना। इसी थाना क्षेत्र में एक गाँव, और इस गाँव में एक घर में एक 5 साल की बच्ची। अब बच्ची यूं ही बाहर खेल रही थी। बगल में भी एक लड़का था 7 साल का, वो भी खेल रहा था। तो थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। घर वालों को भी लगा कि ठीक है, दोनों बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो इसी बहाने जो बिटिया है वो भी बेचारी नहीं रो रही है। जो 7 साल का लड़का है वो थोड़ा सा पुचकार रहा, खिला रहा। तो घर वाले भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इसी दौरान वो जो लड़का था उस लड़की को लेके कहीं खेलने कूदने घुमाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद घंटों बीत जाते हैं। इधर जो घर वाले थे अपने कामों में बिजी थे। लगभग 1 घंटे बाद वो 5 साल की लड़की वापस आती है। आने के बाद फिर अपने माँ के पास जाती है। जाने के बाद उसकी माँ अपनी बेटी को जब देखती है तो देखने के बाद थोड़ा सा हैरान होती है, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि वो जो लड़की है जैसे बेहद दर्द में है, यानी दर्द से एक तरह से कराह रही है, ठीक से चल नहीं पा रही, बैठ नहीं पा रही। तो ये चीज़ें जब माँ देखती है, देखने के बाद थोड़ा सा हैरान होती है। हैरान होने के बाद उस बच्ची को जैसे गोद में उठाती है, तो उठाने के बाद उस माँ को अपने हाथ पे कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। अब जब महसूस होता है उसके बाद अपने हाथ को चेक करती है तो उसका पूरा हाथ खून से भीग जाता है। अब माँ का तो कलेजा फट गया। फ़ौरन उस लड़की को ठीक से चेक किया, तो चेक करने के बाद जो कुछ पाया वास्तव में बेहद शर्मसार और बेहद हैरान करने वाला था। उस बच्ची के साथ किसी ने रेप किया था। अब जैसे ये चीज़ माँ देखती है तो फ़ौरन तो पहले उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाया गया। वहाँ पे दवा दारू मरहम पट्टी जैसे तैसे करके तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद उस लड़की से पूछा गया कि किसने किया बेटा। तो उस लड़की ने जो बयान दिया वो बयान यही था कि जो भैया थे, यानी जो 7 साल का लड़का था जो लेके घूमने गए थे, वही जाते हैं और जाने के बाद वही ये सारी चीज़ें करते हैं। अब ये बात जैसे ही माँ बाप सुनते हैं तो सुनने के बाद तो बदहवास है कि एक 7 साल के बच्चे ने, जिसको भाई समझ रहे थे, उसने उस लड़की की इज्जत आबरू लूट ली और शायद ऐसी हालत कर दी कि पता नहीं जिंदा रहे या फिर क्या हो जाए। अब चूँकि लड़का भी 7 साल का, तो माँ बाप ने यहाँ थोड़ी सी इंसानियत दिखाई। उन्हें लगा कि पुलिस कंप्लेन करे या फिर कुछ FIR वगैरह करे, दिक्कत हो जाएगी। 7 साल का बच्चा है, फिर उसकी ज़िंदगी उसका कैरियर सब समाप्त हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, माँ बाप के पास उलाहना देते हैं। उलाहना देने के बाद फिर ये होगा कि माँ बाप डांट देंगे, फटकार देंगे। अब जो किया उसने अनजाने में या फिर बचपने में कर दिया तो उसके लिए कोई सज़ा तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक बार डांट फटकार ज़रूरी है ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। अब इसी सोच के साथ इस बच्ची के जो माँ बाप थे उस लड़के के घर वालों के पास जाते हैं। जाने के बाद उनके घर उलाहना वगैरह देते हैं। अब इसी दौरान जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैसे किसी की गाड़ी आई, किसी की मदद ली गई। तो इन तमाम चीज़ों में गांव में भी ये खबर फैल गई कि 7 साल के लड़के ने ये तमाम चीज़ें की हैं। गांव के लोग भी अब उस घर पे जमा हो गए। उसके बाद पंचायत शुरू हुई। अब पंचायत में बस इस बच्ची के माँ बाप को यही उम्मीद थी कि माँ बाप जो हैं उस लड़के के उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, 1-2 थप्पड़ लगा देंगे, थोड़ा सा कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। साथ ही जो बच्चा है वो कह देगा कि आज से गलती नहीं होगी। लेकिन जब पंचायत बैठती है और ये माँ बाप जब कंप्लेन करते हैं कि मेरी बिटिया बता रही थी कि आपके ही लड़के ने किया, तो कायदे से जहाँ उस लड़के के माँ बाप को कंप्लेन लेनी चाहिए थी, अपने बच्चे को डांटना फटकारना चाहिए था, वो उल्टा इस माँ बाप से ही लड़ने लगते हैं। और ना केवल इस माँ बाप से बल्कि पूरे गाँव के लोग से, पूरी पंचायत से ही लड़ने लगते हैं। अब ये चीज़ हुई तो गाँव वाले भी एक तरह से अब गुस्से में। इसी दौरान अब पुलिस को भी खबर हो गई कि ऐसी कुछ चीज़ हुई है। पुलिस आती है, बच्ची का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में रेप की पुष्टि हो जाती है, यानी किसी ने इस लड़की के साथ रेप किया। अब जैसे ही रेप की पुष्टि हुई फ़ौरन लड़की के ऊपर पॉस्को एक्ट ये तमाम चीज़ों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, रेप के चार्जेस लगाए गए। इसके बाद जब इस लड़के के बारे में पता किया गया, इस 7 साल के लड़के के बारे में, तो बड़ी हैरान करने वाली चीज़ें निकल के सामने आई। पहला कि इस लड़की की संगत अच्छी नहीं थी। दूसरा, ये अपने से बहुत उम्र में बड़े लड़कों के साथ रहता था। उनके मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखता था, ऐसे अश्लील साहित्यों को पढ़ता था
और घर का भी माहौल कुछ ऐसा ही था। अब ये तमाम चीज़ें जब पता चली तो यहाँ से अब ये लग गया कि ऐसा नहीं था कि बच्चे ने बचपना किया था, इरादतन किया था, संगत का असर उसके ऊपर था, मानसिक रूप से उसके अंदर दुर्बुद्धि आ चुकी थी और कायदे से वो लड़का सज़ा का हकदार था। अब रेप हुआ था, कंप्लेन हो गई, FIR हो गया, सारे चार्जेस लग गए, मेडिकल में प्रूफ था, लड़की का बयान था। अब कायदे से पुलिस वालों को यहाँ पे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट सज़ा दे देती, लेकिन यही तो अब कानून अटक गया। दरअसल 9 साल से छोटे किसी भी व्यक्ति को किसी भी धारा के तहत गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता, ये कानून कहता है। यानी पुलिस जान तो रही है कि इस लड़के ने रेप किया, लड़का खुद भी अब कबूल देगा कि रेप किया है मैंने, लेकिन फिर करे क्या पुलिस? किसी भी एक्ट में अगर अंदर भी करती है, मान लीजिए कोई एक्सेप्शनल धारा या फिर कोई ऐसी चीज़ें निकल भी गई, तो अंदर करने के बाद कानूनी रूप से सज़ा भी क्या होगी? कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि 9 साल से कम की उम्र है। तो बहुत होगा कि थोड़ी बहुत काउंसलिंग कराई जाएगी, या फिर हो सकता है इतना भी ना हो, चुकी अभी तक तो गिरफ्तार ही नहीं किया जा सका, क्योंकि रीज़न सिंपल है कि 9 साल से कम की उम्र। यानी एक लड़का जो 7 साल का है, 7 साल की उम्र में वो पॉर्न वीडियो देखता है, 7 साल की उम्र में वो रेप कर देता है, और रेप करने के बाद लड़की बेचारी बयान दे रही है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। लेकिन कानून ऐसा है हमारे देश का कि उस लड़के का कुछ बिगड़ नहीं सकता। और कहीं ना कहीं जो माँ बाप थे, ना उनको पंचायत से न्याय मिला और कानून से भी नहीं मिलेगा, इधर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। तो मुझे लगा ये अफसोसनाक घटना के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसे कानून बीच में फंसते हैं जिससे रेप करने वाले भी निकल जाते हैं, मर्डर करने वाले भी निकल जाते हैं। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं, और आज की कहानी एक ऐसी चोरी की कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद, सुनाने के बाद हर कोई हैरान था, क्योंकि जिस हिसाब से प्लानिंग हुई थी और जिस हिसाब से फिर जो चीज़ें रिकवर की गई, ये तमाम चीज़ें बड़ी अफसोसनाक और बड़ी हैरान करने वाली थी। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं, और इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक ज़िला, शाहदरा ज़िला, और इसी ज़िले में एक थाना लगता है, जगतरी थाना। और इसी थाना क्षेत्र में कई आलीशान फ्लैट बने हुए हैं। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति ऐसी बिल्डिंगों में फ्लैट लेते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। पूरी लग्जरी लाइफ इन फ्लैट के इर्द गिर्द घूमती है। सबके पास ठीक ठाक पैसा, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, किसी की बड़ी सी ऑफिस है। और ऐसे ही एक बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे एक फ्लैट था। फ्लैट के जो मालिक थे रोहित, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रोहित पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे, और किस्मत थी कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का इनका काम था वो बड़े अच्छे से चल रहा था, यानी ठीक ठाक पैसा ये कमा रहे थे, करोड़ों में इनकी प्रॉपर्टी थी। इनकी जो पत्नी थी वो थोड़ा सा सोने वगैरह की शौकीन थी, तो जब भी कुछ अच्छा लगता, कोई डिज़ाइन बढ़िया लग जाती, तो ऐसे भी वो सोना, हीरा, ये तमाम चीज़ें खरीदती रहती, उनके आभूषण, गहने बनवाती रहती, और कुछ बिस्किट्स वगैरह भी वो खरीद के रख रही थी, ताकि आने वाले टाइम में कभी परिवार पे मुसीबत आए। तो कहते हैं कि अगर आपने सोने में इन्वेस्ट किया है तो सोना और ज़मीन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुसीबत में आपके काम जरूर आती हैं। तो जब पत्नी को ये चीज़ें पता थी तो वो भी लगातार सोना वगैरह खरीद रही थी, इधर पति भी लगातार पैसे कमा रहा था, घर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बात विवाद किसी से नहीं था, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। इसी बीच एक तारीख आती है, इधर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही, पति पत्नी में प्यार, ना लड़ाई ना झगड़ा, ठीक ठाक पैसे। 11 अगस्त की, 11 अगस्त साल 2023 को सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही। पति पत्नी अपने घर पे बैठ के डिनर कर रहे थे। इसी दौरान घर की बेल बजती है। घर की बेल बजी, पत्नी ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो लगभग 4 लोग ऐसे थे जो धड़ल्ले से घर के अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद, इससे पहले कि अब जो रोहित की बीवी थी वो कुछ बोलती, कुछ पूछती, कुछ समझ पाती कि आप कौन हैं, ये चारों लोग पिस्टल निकालते हैं, और निकालने के बाद जो पत्नी थी उसके कनपट्टी पर रख देते हैं। कनपट्टी पर रख के एक तरह से उसको हॉस्टेज बना के वहाँ से अंदर लाते हैं। लाने के बाद अब डाइनिंग टेबल पे रोहित, वो भी देखता है। देखने के बाद, इससे पहले कि अब रोहित कुछ कहता, अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता, एक दूसरा शख्स आता है और एक दूसरी पिस्टल जो उसके पास थी उसको रोहित की कनपट्टी पे रख देता है। यानी अपने ही घर में दोनों लोग अब बंधक बन चुके थे गन पॉइंट पे। अब 2 लोग फ्री हैं, 2 लोगों ने कनपट्टी पे बंदूक लगाई है।
अब चाह के भी न रोहित कुछ कर सकता था, न रोहित की बीबी। दोनों लोग एकदम बुत बने खड़े। इसके बाद अब दो लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद अब घर के अंदर बाकायदा चेक करते हैं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कहाँ पे पैसे हैं, कहाँ पे गहने हैं, कहाँ पे वो सोना रखा है, कहाँ पे और सारी चीज़ें हैं, कीमती कीमती चीज़ें कहाँ रखी हैं। ये तमाम चीज़ें अब वो लोग इत्मीनान से इनको गन पॉइंट पे रख के चेक कर रहे थे। आधे घंटे तक पूरे घर को खंगाला गया और खंगालने के बाद अंत में जितनी चीज़ें थी उनको बाहर निकाला गया। निकालने के बाद कुछ कैश थे, कुछ और चीज़ें थी। तो जो चीज़ें इन्हें लगा कि हम लेके जा सकते हैं, जैसे कैश था, गहना था, उन चीज़ों को तो ये लोग आराम से अपने साथ लेके जाते हैं। बाकी चीज़ें जो कीमती थी लेकिन थोड़ी सी भारी थी, बल्क थी, उनको वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद पति पत्नी को डराते धमकाते हैं कि जब तक हम यहाँ से निकल न जाए, अगर पुलिस को फ़ोन किया या फिर किसी को इत्तला किया या फिर चीख पुकार मचाई, हल्ला गुल्ला किया, तो बंदूक हाथ में ही है और गोली दूर से भी मारी जा सकती है। अब पति पत्नी जब ये बात सुनते हैं, चाहे रोहित हो चाहे रोहित की बीवी, दोनों बेचारे डर जाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ कहें और ये लोग लूट तो चुके ही हैं, गोली वगैरह मार दें। तो ये दोनों लोग चुपचाप बुत बने खड़े रहते हैं आधे घंटे तक, जब तक कि इन्हें यकीन नहीं हो जाता कि वो लोग जा चुके। अब जैसे इन्हें यकीन हुआ कि वो लोग जा चुके तो लूट तो चुके ही थे, फ़ौरन अब चीख पुकार मचाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं। अब मदद की गुहार तो आसपास के सारे लोग सुनने के बाद भागे भागे पहुँचे कि क्या हो गया। अब जैसे ही सारे लोग पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद उनको बताया जाता है कि मेरे घर में इस तरह से डकैती पड़ी, दिन दहाड़े लूट लिया गया। अब सुनने के बाद सारे लोगों में हड़कंप की इतनी आलीशान बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे कोई आता है, एक फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है, खोलने के बाद फ्लैट के अंदर घुसता है और आराम से लूटता है। तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है। फ़ौरन किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस भी मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ। सारा माजरा ये लोग बताते हैं, बयान दर्ज करवाते हैं। पुलिस वालों ने भी कंप्लेन नोट की। मामला हाई प्रोफाइल सोसाइटी का, एक करोड़पति के घर डकैती हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को पुलिस वाले भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद अब जाँच पड़ताल शुरू। सबसे पहले उस पूरे जगह पे, उस पूरी बिल्डिंग में जितने लोग थे उनके बयान दर्ज हुए कि आपने किसको देखा, कहाँ देखा, क्या हो रहा था, आप कब पहुँचे। साथ ही पति पत्नी का पूरा बयान और जिस हिसाब से लूट हुई थी। पुलिस वालों को ये भी डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी बिल्डिंग का ही कोई मिला हो। इसलिए अब पुलिस वाले इस एंगल पे भी लोगों से पूछताछ करते हैं। तमाम तरह की तफ्तीश, तमाम तरह की पूछताछ करने के बाद, सबके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू। तो जांच पड़ताल में सबसे पहले क्या, तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इनको किसी पे डाउट भी नहीं था, आसपास के लोगों के बयान में कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं जिससे डाउट हो, तो फिर क्या। तो पुलिस वाले लगातार जब उस बिल्डिंग में आ रहे थे, यानी कभी किसी का बयान दर्ज करवाने के लिए, कभी कुछ तफ्तीश करने के लिए, इसी दौरान आने के लगभग उन्हें कुछ कैमरे दिखे, लगभग 8 या 10 की संख्या में। और कैमरों का जो फोकस था ऐसा लग रहा था कि इस बिल्डिंग की तरफ है, यानी अगर कोई शख्स इस बिल्डिंग से निकला होगा तो इन कैमरों में कैद जरूर हुआ होगा। जैसे ही कैमरा दिखा, पुलिस वालों की आंखों में चमक कि चलो कुछ तो मदद मिली। इसके बाद पुलिस वालों ने अब कैमरों को खंगालना शुरू किया। तो जब कैमरों को खंगाला तो लोग तो दिखे 4, लेकिन दिक्कत ये थी कि सब नकाब बांधे हुए थे, कहीं से कुछ पहचान ही नहीं कि क्या करें क्या ना करें। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो देखने के बाद एक तरह से फिर निराशा हाथ लगी कि चलो शकल तो दिखी, लेकिन अब शकल तो बंद ही है, तो मतलब क्या। इसके बाद और कैमरों को खंगाला जाने लगा। तो जब अलग अलग कैमरों को खंगाला तो कहीं से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 8वां कैमरा ऐसा था जिस कैमरे में स्कूटी कैद हो गई। और ये वही स्कूटी थी जिससे ये लोग आए हुए थे। स्कूटी जैसे ही कैद हुई तो फ़ौरन स्कूटी का नंबर मिल गया। जैसे ही नंबर मिला तो अब मामला आसान, फ़ौरन ही अब स्कूटी के मालिक के बारे में पता किया गया। तो जब स्कूटी के मालिक के बारे में पता किया गया तो पता करने के बाद जब पता चला कि मालिक कौन है, तो फ़ौरन पुलिस वाले अब उस मालिक के घर पे दबिश डालते हैं, इस उम्मीद में कि ये स्कूटी उसी की होगी जिसने ये चोरी की है। दबिश डालते हैं। डालने के बाद अब अफसोस कि वहाँ पे कोई मिला ही नहीं। 2 बेचारे बूढ़े माँ बाप मिले। अब जब बूढ़े माँ बाप मिले तो उन्हें लगा कि अब इन्हें क्या पता होगा। इसके बाद पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ है। तो माँ बाप बताते हैं कि बेटा तो कई दिन से गायब है।
फिर कहते हैं कि नंबर दे दो, नंबर दिया तो नंबर सर्विलांस पे लगाया तो वो भी बंद, यानी अब यहाँ से कुछ नहीं मिला। अब कम से कम एक शख्स का तो पता चल चुका था जिसकी स्कूटी थी, बेटा गायब था, तो डाउट यहाँ से और बढ़ा। लेकिन बेटा है कौन, बेटा गया कहाँ है, नंबर स्विच ऑफ है, तो फिर सारी चीज़ें खुलेंगी कैसे। तो जब ये हुआ तो फिर मामला फंस गया। तो पुलिस वालों ने एक काम किया कि सबसे पहले तो इस बेटा जो जिसका नाम था आंसू, उसकी कॉल डिटेल निकाली, और साथ ही इन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आशु है माँ बाप से दूर है, तो माँ बाप से तो नहीं बात करता, हो सकता है कि किसी दूसरे नंबर से करता हो। तो एक काम करते हैं, आंसू के जो माँ बाप हैं उनके भी नंबर को सर्विलांस पर लगाते हैं और इनकी भी कॉल डिटेल, SMS डिटेल, ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं। चूँकि पूछताछ करने में 2, 4, 6 दिन लग चुका था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ SMS वगैरह करके उन्होंने कुछ क्लू दिया हो। तो जब नंबर को सर्विलांस पे माँ बाप के लगाया गया आंसू के, साथ ही आंसू की कुंडली खंगाली गई। टोटल पूरी घटनाक्रम में 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। तो कोई ऐसा नंबर तो नहीं मिला जो संदिग्ध रूप से आया हो, लेकिन एक ऐसा SMS था जो आंसू की माँ के मोबाइल पे आया था, जिसे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद पुलिस वालों की आंखों में खटक जाता है। दरअसल ये SMS किसी फाइनेंस कंपनी में, जो मुथूट फाइनेंस कंपनी है, उसमें किसी सोने के जमा कराने का था। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, और कुछ ही टाइम पहले लगभग 40 लाख रुपए और कुछ सोनों की चोरी हुई थी, कुछ ग्राम की, तो ये तमाम चीज़ें जब देखते हैं तो उन्हें लग जाता है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ज़रूर है। फिर परिवार वालों से पूछताछ, माँ बाप से भी सख्ती से पूछताछ हुई, तो फिर माँ बाप ने कबूला कि हाँ, मेरे बेटे ने मेरे नाम पे, यानी माँ ने कहा, लगभग 210 ग्राम सोना जमा कराया है। अब माँ बाप फंस चुके थे। फंसने के बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका था। तो गिरफ्तार करने के बाद अब माँ बाप से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने फिर बच्चों के बारे में बोलना शुरू किया। फिर उनके नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और अंत में 4 लोगों का नाम निकल के सामने आया, दीपक, आंसू, राजेंद्र और चौथा रचना। 3 नाम तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही चौथा नाम निकल के सामने आया, रचना का, तो रचना का नाम सुनने के बाद जो रोहित थे, जिनके घर में चोरी हुई थी, वो खुद अब चौंक उठे कि रचना कैसे। पुलिस वालों ने अब रचना को गिरफ्तार भी कर लिया संजोग से, साथ ही राजेंद्र को भी गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार करने के बाद जब इन दोनों से पूछताछ हुई, तब इन्होंने स्वीकारा भी, साथ ही पूरी चोरी की कहानी भी सुनाई और अपना इकबाल जुर्म भी किया। दरअसल जो रचना थी वो रोहित की चचेरी बहन थी, यानी चाचा की लड़की। जो रचना थी वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम था दीपक। दीपक के साथ वो लिव इन में रहा करती थी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब उसे मौका मिलता तो अपने भाई यानी रोहित के पास भी आती रहती कुछ टाइम तक। तो ऐसे ही जब वो पिछली बार आई थी, तो आने के दौरान उसने देखा कि कुछ सोना वगैरह इन्होंने खरीदा है। क्योंकि जो भाभी थी रोहित की पत्नी यानी रचना की भाभी, वो दिखाती है कि मैंने ये लिया, ये बनवाया। साथ ही खोलने के दौरान उसने तिजोरी में पैसे भी देखे। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद इसके मन में लालच हुआ। इसने इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड दीपक से जिक्र किया कि भाभी के पास तो बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा है। तो जब जिक्र वगैरह हो गया तो फिर अंत में इन दोनों ने एक प्लान बनाया और कहा कि काम करते हैं, लूटते हैं अपने भाई और भाभी को। तो फिर कैसे? तो इन्होंने इसके लिए 2 और लड़के जिनका नाम था आंसू और राजेंद्र, उनको भी शामिल किया। शामिल होने के बाद चूंकि सारी चीज़ें जानती थी रचना कि कैसे कमरा खुलेगा, कैसे क्या है, कितने बजे कौन रहता है, तो शामिल होने के बाद, सारा प्लान होने के बाद ये चारों लोग 11 तारीख को आते हैं, 11 अगस्त को। आने के बाद अब घर में दबिश डालते हैं, एक तरह से बंधक बना के सबको लूटते हैं और लगभग 40 लाख रुपए कैश और 25 से 30 लाख रुपए का सोना लूट लेते हैं, जिनमें से 210 ग्राम सोना ऐसा था जिसको आंसू ने अपने माँ के नाम पे फाइनेंस कंपनी में जमा करवा दिया था। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, साथ ही और लोगों की तलाश होती है, तो अभी 11 अगस्त की घटना है। 17 सितंबर को अंत में रचना को और राजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। साथ ही दीपक और आंसू की तलाश जारी है। कुछ दिन बाद पुलिस वालों का कहना है कि गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये जो पूरी कहानी सुनाई, और साथ ही सोना रिकवर हो ही नहीं सकता था जो कि दीपक और आंसू फरार थे। लेकिन एसएमएस कंपनी की वजह से जो एसएमएस आया था, उस एसएमएस की वजह से लगभग 210 ग्राम सोना और लगभग 25 लाख रुपए अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस एसएमएस का भी बड़ा अहम योगदान था इस पूरे केस को सुलझाने में। और साथ ही जो पहली कहानी सुनाई
वो तो अपने आप में क्या कहें, उस पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कानून ऐसा फंस गया है। साथ ही कैसे माँ बाप थे कि उनके बेटे ने रेप किया और एक शब्द उनके मुंह से निकला तक नहीं, और मजबूर होकर लड़की के माँ बाप पुलिस थाने जाते हैं। तो अजीब सी दुनिया है, अजीब से लोग हैं, कौन किसी का सगा है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। साथ ही आज की पहली घटना के बारे में अपनी राय भी जरूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे